नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास स्कूल एग्जाम पर। और हम लोग अभी स्टेट पीसीएस यूपीएससी और आदि विभिन्न एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है मुग़ल कालीन साहित्य। आइए मुग़ल काल के साहित्य के बारे में जानेंगे। इसमें एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है और तीसरी तरफ है एक इस भाषा में लिखी गई थी। तो आइए सबसे पहले देखेंगे तुजुक-ए-बाबरी। इसको बाबरनामा भी कहते थे। इसके लेखक बाबर हैं और इसको तुर्की भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है रिसाल-ए-उफ़ज़। इसको बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा है। अगला है तारिख़-ए-रशीदी। इसको मिर्ज़ा हैदर दोगलत ने फ़ारसी भाषा में लिखा है। हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने फ़ारसी भाषा में लिखा है। कानून-ए-हुमायूनी को खानदमीर ने फ़ारसी भाषा में लिखा है। तज़किरात-उल-वाक़िआत को जौहर आफ्ताबची ने फ़ारसी भाषा में लिखा है। वाक़िआत-ए-मुश्ताक़ी को रिज़्क़ुल्लाह मुश्ताक़ी ने फ़ारसी भाषा में लिखा है। तोहफ़ा-ए-अकबर शाही को अब्बास खां फरवानी ने फ़ारसी भाषा में लिखा है। आईन-ए-अकबरी या अकबरनामा को अबुल फजल ने फ़ारसी भाषा में लिखा है। तारीख़-ए-अल्फ़ी को मुल्ला दाऊद ने फ़ारसी भाषा में लिखा है। नफ़ाइस-उल-माफ़िर को कज़वीनी ने फ़ारसी भाषा में लिखा है। तबक़ात-ए-अकबरी यानी कि तारीख़-ए-निज़ामी को निज़ामुद्दीन अहमद ने फ़ारसी भाषा में लिखा है। मुंतख़ब-उल-तवारीख़ को बदायूनी ने फ़ारसी भाषा में लिखा है। तारीख़-ए-फ़रिश्ता को मोहम्मद कासिम हिंदू शाह ने फ़ारसी भाषा में लिखा है। तारीख़-ए-फ़लातीन-ए-अफ़गान को अहमद यादगार ने फ़ारसी भाषा में लिखा है। जबदत-उत-तवारीख़ को शेख नूरुल हक़ ने फ़ारसी भाषा में लिखा है। हालात-ए-असद बेग को फैज़ी खर हिंदी ने फ़ारसी भाषा में लिखा है। तुजुक-ए-जहांगीरी को जहांगीर ने फ़ारसी भाषा में लिखा है। इक़बालनामा-ए-जहांगीरी को मोतमिद खां ने फ़ारसी भाषा में लिखा है। माआफ़िर-ए-जहांगीरी को ख्वाजा कामगार ने फ़ारसी भाषा में लिखा है। पादशाहनामा को मोहम्मद ख़ां कज़वीनी ने फ़ारसी भाषा में लिखा है। पादशाहनामा को अब्दुल हमीद लाहौरी ने फ़ारसी भाषा में लिखा है। शाहजहांनामा को इनायत खां ने फ़ारसी भाषा में लिखा है। मुंतख़ब-उल-लुबाब को काफ़ी खान ने फ़ारसी भाषा में लिखा है। पादशाहनामा भाग 2 को मोहम्मद वारिस ने फ़ारसी भाषा में लिखा है। पादशाहनामा पुस्तक के प्रारंभिक 10 वर्षों का इतिहास कज़वीनी ने, 10 से 20 वर्षों का इतिहास अब्दुल हमीद लाहौरी ने तथा 21 से 30 वर्षों का इतिहास मोहम्मद वारिस ने लिखा है। नुक्फ़ा-ए-दुलकुफ़ा को भीमसेन कायस्थ ने फ़ारसी भाषा में लिखा है। खुलाफ़त-उल-तवारीख़ को फुरजन राय भंडारी ने फ़ारसी भाषा में लिखा है। माफ़िर-ए-आलमगीरी को फ़ाक़ी मुस्तईद खां ने फ़ारसी भाषा में लिखा है। फुतूहात-ए-आलमगीरी को ईश्वरदास नागर ने फ़ारसी भाषा में लिखा है। वाक़िआत-ए-आलमगीरी को मोहम्मद मासूम ने फ़ारसी भाषा में लिखा है। अब ऐसी पुस्तकों की बात करेंगे हम जिसका अनुवाद फ़ारसी भाषा में किया गया है। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ अनुवाद है, तीसरी तरफ अनुवाद यानी कि इसको किस नाम से अनुवाद किया गया है, तीसरी तरफ अनुवादक हैं यानी कि इसका अनुवाद किसने किया है। महाभारत का अनुवाद रज्मनामा से किया गया है और इसके अनुवादक यानी फ़ारसी भाषा में अनुवाद, और इसके अनुवादक नबीब खां बदायूनी, अबुल फजल और फैजी थे। रामायण का फ़ारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया है। अथर्ववेद का फ़ारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी और हाजी इब्राहिम फरहिंदी ने किया है। भागवत पुराण का फ़ारसी भाषा में अनुवाद टोडरमल ने किया है। लीलावती और नल दमयंती, लीलावती ये गणित भास्कराचार्य की लिखी हुई गणित की पुस्तक है और नल दमयंती इसका फ़ारसी भाषा में अनुवाद फैजी ने किया है। राजतरंगड़ी का फ़ारसी भाषा में अनुवाद शाह
शाह मोहम्मद शाहबादी ने किया है। हरिवंश का फारसी भाषा में अनुवाद मौलाना फेरी ने किया है। पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने किया है। उपनिषद, भगवद गीता और योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह ने किया है। अब हम मुग़ल कालीन महिलाओं के बारे में जानेंगे जो प्रमुख महिलाएं थी। सबसे पहले हैं कुलतुग निगार खानम, यह बाबर की माता हैं। गुलबदन बेगम, यह बाबर की पुत्री है, इसने हुमायूंनामा को लिखा है। माहम अनगा, अकबर की धाय माँ जिसने पर्दा शासन को चलाया था, इसने दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना की थी। हमीदा बानो बेगम, ये अकबर की माता थी। अहमद बेगम नूरजहाँ की माँ थी। इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था इन्होंने। नूरजहाँ ये जहांगीर की पत्नी थी और जुंटा गुट की नेतृत्व करता थी। जुंटा गुट एक ऐसा ग्रुप था जो बादशाह के थोड़ा सा अगेंस्ट रहता था। मुमताज़ महल, यह शाहजहाँ की पत्नी थी। श्रृंगार प्रसाधनों की विशेषज्ञ थी। जहाँ आरा शाहजहाँ की बड़ी पुत्री थी। उत्तराधिकार युद्ध में दारा का पक्ष लिया था तथा शाहजहाँ के बंदी के समय में उसके साथ रही। जेबुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी। दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की इन्होंने। अब हम मुग़ल कालीन इमारतों के बारे में जानेंगे। एक तरफ इमारत है, दूसरी तरफ स्थान है और तीसरी तरफ शासक है। किसने बनवाया था, यानी कि जामी मस्जिद का निर्माण बाबर ने संभल में करवाया था। अकबर आगरा की मस्जिद का निर्माण बाबर ने आगरा में करवाया था। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर ने पानीपत में करवाया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने ही अयोध्या में करवाया था। दीन पनाह नगर का निर्माण हुमायूं ने दिल्ली में करवाया था। किला ए कुहना का निर्माण शेरशाह सूरी ने दिल्ली में करवाया था। रोहतास का किला का निर्माण शेरशाह सूरी ने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पे करवाया था। पुराना किला का निर्माण शेरशाह सूरी ने दिल्ली में करवाया था। शेरगढ़ दिल्ली शेरशाही का निर्माण शेरशाह ने दिल्ली में करवाया था। शेरशाह का मकबरा का निर्माण शेरशाह ने खुद सासाराम में करवाया था। हुमायूं के मकबरा का निर्माण अकबर ने दिल्ली में करवाया था। आगरा का निर्माण अकबर ने खुद आगरा में ही करवाया था, आगरा के किले का निर्माण। और ये जो है यहाँ पे हुमायूं का मकबरा है, ये अकबर के शासनकाल में हुआ था लेकिन अकबर ने नहीं करवाया था। जो अकबर की माता थी, यहाँ पे माता का नाम था, चलो माता का नाम भूल रहे हैं, यानी कि जो हुमायूं की बेगम थी, अकबर की माता थी, उन्होंने ही हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था अकबर के शासनकाल में। लाहौर के किले का निर्माण अकबर ने लाहौर में करवाया था। इलाहाबाद के किले का निर्माण अकबर ने इलाहाबाद में करवाया था। जहांगीरी महल का निर्माण अकबर ने आगरा में करवाया था। अटक का किला का निर्माण अकबर ने अटक में करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी यानी कि आगरा में करवाया था। दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना का महल, खाफ महल, जोधाबाई का महल, हवा महल, मरियम महल, बीरबल महल, हिरन मीनार, जामा मस्जिद, हाथी पोल, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इस्लाम खान का मकबरा आदि फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा निर्मित कराए गए थे। अकबर का मकबरा का निर्माण जहांगीर ने सिकंदरा में करवाया था। इत्मादुद्दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहाँ ने जहांगीर के काल में आगरा में करवाया था। जहांगीर का मकबरा का निर्माण नूरजहाँ ने ये जहांगीर के काल में ही फहादरा लाहौर में करवाया था। आगरा का किला अकबर द्वारा बनाई गई इमारतों को तोड़कर अकबर द्वारा बनवाई गई इमारतों को तोड़वाकर दीवाने आम, दीवाने खाक, मच्छी भवन, शीख महल, खाक महल, अंगूरी बाग, झरोखा दरखन, शाह बुर्ज, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद आदि का निर्माण शाहजहाँ ने आगरा में करवाया था। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने आगरा में करवाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने दिल्ली में करवाया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने आगरा में करवाया था।
दिल्ली लाल किला, दीवाने खास, दीवाने आम, मोती महल, हीरा महल, रंग महल, नहर बहिश्त का निर्माण शाहजहाँ ने दिल्ली में करवाया था। लाहौर के किले में शाह बुर्ज, शीश महल, नौलखा महल, ख्वाबगाह का निर्माण शाहजहाँ ने लाहौर में करवाया था। बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने लाहौर में करवाया था। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने दिल्ली में करवाया था। राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगजेब ने औरंगाबाद में करवाया था। अब हम मुगलकालीन प्रमुख चित्रकारों के बारे में जानेंगे। दरबारी चित्रकार थे और किस शासक का किस मुगल शासक के काल में थे, इसकी चर्चा की गई है यहाँ पे। तो अब एक बार देख लेते हैं क्या चर्चा की गई है यहाँ पे। मीर फैयद अली और अब्दुल समद ये हुमायूं के शासन काल में रहते थे, सारे चित्रकार हैं। मीर फैयद अली, अब्दुल समद, फारूक बेग, जमशेद, दफवंत, बसावन, श्यामल दास, ताराचंद, जगन्नाथ, लाल मुकुंद, हरिवंश, खेमकरण और मिस्किन ये अकबर के दरबार में रहते थे। अकारिजा, फर्रुख बेग, अबुल हसन, मंसूर, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, विखन दास, मनोहर, माधव, तुलसी और गोवर्धन जहांगीर के दरबार में रहते थे। फकीरुल्ला, मीर हाफिम और अनूप ये शाहजहाँ के दरबार में रहते थे। अब मुगल बादशाह के मोहम्मद शाह के शासन काल में स्वतंत्र राज्य या प्रांत के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये स्वतंत्र राज्य है और एक इसके नेतृत्व में स्वतंत्र राज्य बना, इसकी चर्चा करेंगे यहाँ पे। हैदराबाद के संस्थापक यानी कि जो नेतृत्व करता थे ये निजामुल मुल्क यानी और इनका चिन्ह किलिच खां नाम था। यही इन्होंने किया है। बंगाल को मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल स्वतंत्र हुआ। अवध शहादत खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ और भरतपुर एवं मथुरा का क्षेत्र बदन सिंह के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ। गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र कटेहर के रुहेलों के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ और फर्रुखाबाद या बंगश पठान के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ। उत्तर मुगल एवं अन्य शासक की उपाधियों के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे। इधर वास्तविक नाम है और इधर उपाधियाँ हैं, तो आइए देख लेते हैं इसको। मुअज्जम यानी कि मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम, इनको शाह बेखबर कहा जाता था। शाह आलम प्रथम को बहादुर शाह प्रथम भी कहते थे। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। फर्रुखियार को घृणित कायर या गीदड़ कहते थे। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते थे। मोहम्मद शाह रोशन अख्तर को रंगीला बादशाह कहा जाता था। रफ़ी उद दौला को शाहजहाँ द्वितीय कहा जाता था। अली गौहर को शाह आलम द्वितीय कहते हैं। बहादुर शाह द्वितीय को जफर भी कहते हैं। जय सिंह को फवाई व मिर्ज़ा राजा भी कहते हैं। राजमाता उधमबाई को किबला ए आलम भी कहते हैं। अहमद खां अब्दाली को दुर्रे दुर्रानी यानी कि युग का मोती कहते हैं। मुगल बादशाह के पतन एवं विघटन के संदर्भ में इतिहासकारों के मत जानेंगे। इतिहास है और पतन का क्या कारण है ये इन्होंने अपने अपने हिसाब से बताया है। सतीश चंद्रा के अनुसार जागीरदारी संकट को मुगल साम्राज्य का प्रमुख कारण माना जाता है। मुगल साम्राज्य के पतन का मुगल साम्राज्य का प्रमुख कारण है बोला गया है, लेकिन मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण माना जाता है। अतहर अली मनखब के अनुसार मनखबदारी व्यवस्था को पतन का प्रमुख कारण माना है। इरफान हबीब के अनुसार कृषि संकट को पतन का प्रमुख कारण माना है। JF रिचर्ड्स के अनुसार दक्कन एवं मराठों के मामलों में निरंतर उलझे रहने को पतन का प्रमुख कारण माना है। मुजफ्फर आलम एवं चेतन सिंह के अनुसार क्षेत्रीय राज्यों के उदय एवं स्वतंत्रता को पतन का प्रमुख कारण माना है। जदुनाथ सरकार के अनुसार सैनिक एवं राजनीतिक दुर्बलता को पतन का प्रमुख कारण माना है। विलियम अर्विन के अनुसार सैनिक अक्षमता को मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण माना है। मुगल साम्राज्य के पतन एवं विघटन के प्रमुख कारण औरंगजेब की नीति, निरंतर अयोग्य अधिकारी, विदेशी आक्रमण एवं विद्रोह, विदेशी या यूरोपीय शक्तियों का आगमन, सैनिक दुर्बलता,
साम्राज्य की विशालता, उत्तराधिकार का युद्ध, पारस्परिक युद्ध एवं संघर्ष। ये मुगल बादशाह सम्राट हैं और इनके कार्यकाल के बारे में जानेंगे। यहाँ पर बहादुर शाह प्रथम, इनका कार्यकाल 1707 के 12 ईस्वी था। जहांदार शाह का कार्यकाल 712 के 13 ईस्वी था। फर्रुख सियार का कार्यकाल 1313 के 19 ईस्वी था। रफ़ी उद दरजात का कार्यकाल फरवरी 1719 के जून 1719 ईस्वी था। रफ़ी उद दौला का कार्यकाल जून 1719 के सितंबर 1719 ईस्वी था। मोहम्मद शाह का कार्यकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक था। अहमद शाह का कार्यकाल 1748 से 54 ईस्वी था। आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल 1754 से 58 ईस्वी था। शाहजहाँ तृतीय का कार्यकाल 1758 के 59 ईस्वी था। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 के 1806 ईस्वी था। अकबर द्वितीय का कार्यकाल 1806 के 37 ईस्वी था। मोहम्मद शाह द्वितीय का कार्यकाल 1837 के 57 ईस्वी था। तो 1857 की क्रांति के बाद इनको रंगून भेज दिया गया था और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रमुख पुस्तकें जानेंगे और उनके लेखक के बारे में भी जानेंगे। मुगल काल की प्रमुख पुस्तकें हैं, क्योंकि पहले है मुंतखब उल लुबाब, इसके लेखक खफी खां हैं। द लेटर मुगल्स के लेखक इरविन हैं। द मुगल नोबिलिटी अंडर अंग्रेज और अंडर औरंगजेब के लेखक अतहर अली हैं। प्री स्टडीज इन जमींदारी तथा जमींदारी अंडर द मुगल के लेखक डॉक्टर नूरुल हसन हैं। हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब के लेखक यदुनाथ सरकार हैं। हिस्ट्री ऑफ शिवाजी के लेखक यदुनाथ सरकार हैं। हिस्ट्री ऑफ मराठाज के लेखक ग्रांट डफ हैं। हिस्ट्री ऑफ सिख के लेखक खुशवंत सिंह हैं। तो दोस्तों, आज के चैनल वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी तरीके के वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लास के कॉल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।